गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वॉइस आ रही? तो आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट सी के 10 क्वेश्चन जून 2023 के। इससे पहले हम 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं जून 2023 के। स्टार्ट करें? रेडी है सभी? दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैक्सिमल आइडियल ऑफ जेड एक्स? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा। आप लोग जिसने पढ़ा वो बता सकते हो, जिसने नहीं पढ़ा वो गेस भी मार सकते हो कि क्या लॉजिक लग सकता है। ठीक है, 2 मिनट से ज्यादा का क्वेश्चन नहीं लगता है। आप ट्राई कीजिए। तो आंसर आ गए। 30 सेकेंड मोर। गीता जी बताइए। सर इसमें ऐसे चेक किया है कि जैसे हमको आइडिया फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है आइडिया जनरेटेड बाय टू एंड वन प्लस एन सिस्टम। तो इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो जैसे टू गिवन है यहाँ पर, तो जेड टू पे अगर रिड्यूसिबल हो जाता है तो फिर ये मैक्सिमम आइडियल नहीं है। और अगर इरिड्यूसिबल होता है तो फिर मैक्सिमम आइडियल बना। तो इसमें मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज किया है और इससे हमारा जो फर्स्ट वाला है सर वो तो रिड्यूसिबल हो जा रहा है। यहाँ पर हम अगर एक्स की जगह पे वन रख देंगे तो ये वन प्लस वन टू हो जाएगा, जेड टू के ऊपर ही रिड्यूसिबल होता है। और सेकंड वाला सर वो इरिड्यूसिबल है जेड टू पे। अच्छा, दोनों पर होना चाहिए ना, जेड टू पर, जीरो पर भी, वन पर भी, सब दोनों जगह हाँ देखना मतलब पड़ेगा। सर जेड टू, यस सर मतलब जेड टू के सारे एलिमेंट्स को देखना है। हम्म। और सर इस थर्ड वाला जेड थ्री पे चेक करेंगे तो वो जीरो वन टू पे सर इरिड्यूसिबल है। ये तो फोर्थ वाला रिड्यूसिबल है, तो वन यहाँ पे पर ना वन रखने से yes। फ्री मिल जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये छोटा सा लॉजिक है। और देखिए पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत पुराना क्वेश्चन नहीं, अभी 1 साल भी नहीं हुआ इस क्वेश्चन को पूछे हुए। तो ऐसे ऐसे लॉजिक पर अगर क्वेश्चन आ जाता है कई बार तो अटेम्प्ट करना चाहिए, है ना। चलिए, और इसमें सही होने के ही गुंजाइश है, इसमें गलत कुछ हो नहीं सकता। चलिए, ये भी वन ऑफ द इजिएस्ट क्वेश्चन, है ना। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी आया था, इस पेपर में रिपीट हुआ है। चलो 2 मिनट ले लो। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टू इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इस पर, इस एक स्टेटमेंट पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे। पी और क्यू स्टेटमेंट के बारे में बोल रहा है।
नीलेश जी बताइए। सर यहाँ पे रिजल्ट यूज किया मैंने हम्म, कि मतलब dx बाई dt इक्वल टू एक्स टी के पावर 1/2 है सर। तो सर हाफ तो 0 1 इंटरवल में बिलोंग करता है, और हम्म, x0 इक्वल टू 0 है, तो ये इनफाइनाइट सोल्यूशन देगा। बहुत बढ़िया। मीन्स पी हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। यस सर। और सर क्यू में माइनस है तो वो यूनिक ही देगा। यूनिक देगा। इस कॉन्सेप्ट को ऐड किया था जो पीछे वाले पेपर में भी था और इसमें भी, तो यहाँ बिल्कुल इसके पास यूनिक सोल्यूशन होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा 2 और 3। तो ये देखिए बिल्कुल अभी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए और बिल्कुल आसान आसान से 2 क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पिक करना है। ये क्वेश्चन मार्को चैन का है और ये भी थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बट ये भी अटेम्प्ट किया जा सकता था। एक बार पढ़िए जरा, आप लोग 3 मिनट ले लीजिए पूरा टाइम, पढ़िए समझिए, फिर हम डिस्कस करते हैं। कोई भी ऑप्शन में अगर डाउट है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो ऑप्शन आप कंफर्म बता सकते हो उसको जरूर डिस्कस कीजिए, उसको अटेम्प्ट कीजिए। एक आंसर आ भी गया, अभी आधा टाइम हुआ है, बाकी लोग ट्राई करते रहिए। नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। सर ऑप्शन 1 में बोल रहा है कि एटलीस्ट वन स्टेट इज रिकरेंट। तो सर ये तो ट्रू है, क्योंकि एवरी फाइनाइट मार्कोचन है एटलीस्ट वन रिकरेंट स्टेट। बिल्कुल सर 2 में ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। मतलब ये 0 1 1 0 ले सकते हैं ऐसा। काउंटर मिल जाएगा, इसको हम कई बार किए हुए हैं। अच्छा। सर और 4 में तो भाई आइगन वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट लगा के कर सकते हैं उसमें। ये कि इसमें क्या रहता है, रो सम 1 रहता है सर। हम्म, हाँ रो सम वन रहता है, मतलब ये स्टोकास्टिक मैट्रिक्स होती है। पी इज यस सर। ऑलवेज स्टोकास्टिक, है ना। तो 1 इसका आइगन वैल्यू हो जाएगा। हाँ, पी इज ऑलवेज स्टोकास्टिक, मतलब सम ऑफ all rows is always 1, that is 1 is an eigenvalue। सर तो तो 1 पी स्क्वायर स्क्वायर, इक्वल टू 1, पी पी स्क्वायर का स्क्वायर, भी 1 हो जाएगा। हाँ 3p का 3 हो जाएगा, आइडेंटिटी का 1, तो इसकी एक आइगन वैल्यू 5 जरूर हो जाएगी। यस सर। फोर्थ ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। व्हाट अबाउट सर थर्ड? सर थर्ड में
हमको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। सर हम्म। जो हमेशा ट्रू होगा वो देखना है। तो सर ये 3 वाला जरूरी नहीं है कि 0110 ले तो उसमें नेगेटिव एंट्रीज मिल रहा है। हम्म। मतलब इसको तो आप काउंटर दे सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन वन एंड सम फोर मैट आर। सम सम के लिए बोला है ना। इज ऑल्सो। कुछ मैट्रिक्स तो मिल जाएंगे, जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रख दे अगर पी की जगह। कुछ तो फिक्स करोगे ना आप और गिवन मैट्रिक्स को, गीता जी। कंडीशन तो ऐसे कुछ दी नहीं होगी, तो हम आइडेंटिटी को ले सकते हैं। वही नेसेसरी ट्रू हमेशा ट्रू कौन सा होगा ये पूछा है। मतलब आप एक ऐसी मैट्रिक्स बना लो पी को जिसके लिए कभी एग्जिस्ट ही ना करे, गीता जी। आप एक ऐसी कोई मैट्रिक्स बना सकते हो पी। हाँ सर, ऐसे तो मिल जाएंगे। हाँ, तो उसके लिए वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, उसीलिए बोला है कि नेसेसरली ट्रू नहीं होगा। ठीक है। ओके। तो पी, क्योंकि पी भी हमें फिक्स नहीं है ना। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब होता है कि ऐसी स्टेट जिससे आप खो जाओ। हम्म। काउंटर दीजिए नीरज जी इसका, सेकंड वाले का। सर 0110 2x2 कर लो। 0110। सर इसके पास एक भी ट्रांजेंट नहीं। गीता जी, ये इसके बाद दोनों रिकरेंट स्टेट हो गई ना। यस सर। और उसमें बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ट्रांजिएंट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। मीमांसा जी ने पूछा था, सॉरी मीमांसा जी, क्लियर है। हाँ सर क्लियर। हाँ, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड मैंने एक दिन और क्वेश्चन कराया था, वो बोला था प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में, बायस थ्योरम के आ जाते हैं, कि हमने डिस्कस किए हुए हैं जब से ये वाले लेक्चर सीरीज चालू करी। तो वैसे ही ये क्वेश्चन है, और इसमें मैं कुछ हिंट नहीं दूंगा इस बार, और आप लोगों को बताना है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। जितनी आपने प्रोबेबिलिटी 12th क्लास में पढ़ी है, मुझे लगता है उतने से ही क्वेश्चन बनना चाहिए, ठीक है। और 3 मिनट दे रहा हूँ, इत्मीनान से सोचो आप लोग। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे समझ लो जैसे आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और आपको इसको अटेम्प्ट करने को मिल गया है। ठीक है। तो देखिए जरा, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इत्मीनान से सोचिए, कंक्लूड कीजिए। एक आंसर किया अभी नीलेश जी ने, बाकी लोग भी देखिए जरा, सभी लोग आंसर कीजिए, एटलीस्ट आधे लोग तो कीजिए तब तक।
गीता जी, मनसा जी, नहीं आइडिया लग रहा? बस पहला पहला करेक्ट है और सेकंड फॉल्स है, थर्ड और वन और फोर्थ। थ्री। पहला करेक्ट और सेकंड फॉल्स, यस सर। सर थर्ड सही है। और फोर्थ? वो कर रही हूँ सर अभी इसको। ठीक है। हाँ गीता जी, पहला कैसे करेक्ट लग रहा है? सर इसका फॉर्मूला होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ऐसे कुछ रहता है इसका फॉर्मूला। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ये होता है, जो यहाँ पे होता है सर उसी की फोर्थ वाला प्रोबेबिलिटी से नहीं डिवाइड, सही है। ये डिवाइड करता है जो इसके डिवाइड में होता है गीता जी। ठीक है ना? सर ये, यस सर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो यहाँ पर जीरो नहीं है, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी जीरो होगा हमारा। ये इंटरसेक्शन जीरो होगा, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन जीरो होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अपॉन ए भी इसी फॉर्मूले से लिखो जरा, क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे, है ना? तो यहाँ से सर बी अपॉन ए बी तो की तो प्रोबेबिलिटी भी जीरो। पहला ये अगर जीरो दे रहा है, इसका मतलब ये इंटरसेक्शन जीरो हो गया। अब इंटरसेक्शन जीरो हो गया तो ये वाली चीज पूरी फिर से जीरो नहीं होगी, यस है ना? यस सर। ठीक है। अब इसका ये कह रहा है कि पी ए अपॉन वन इज इक्वल्स टू वन, देन पी बी अपॉन ए ये भी वन होगा। इस फॉर्मूले से लग रहा है, सब पॉसिबल है हर केस में, नहीं सर, नेसेसरली, ऐसा कुछ नहीं। है ना? तो यहाँ से ये इसके बराबर बोल सकते हो, लेकिन इससे ये हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की कोई गारंटी नहीं ले सकते। बिल्कुल गलत। हाँ, इसी फॉर्मूले से करना, मैंने बोला 12th क्लास तक जितनी प्रोबेबिलिटी पड़ी उतने में काम चल जाता है। अब इसी फॉर्मूले से लगाओगे तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ इनकरेक्ट आएगा। और बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन देख जरूर लेना, और हो जाता है तो हो जाता है, मतलब हो जाता है तो ज्यादातर करेक्ट होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ। चलिए, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आप लोगों ने डिस्कस किए गेट के एग्जाम के समय। तो देखिए जरा, ये पहले दो ऑप्शन के बारे में देखिए, फिर तीसरा डिस्कस करते हैं। ऊपर वाला नोट कर लिया, नीचे वाले ऑप्शन दिखाऊं? यस सर दिखाइए। ये है चारों ऑप्शन, देखो कौन कौन से सही लग रहा है।
हिमांशा जी एक्सप्लेन कीजिए। सर मैं जैसे कि हूँ उसको बताती हूँ, पता नहीं सही है कि नहीं। जैसे सर ऊपर गिवन है ना कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन फॉर एन ग्रेटर और इक्वल टू वन। और सर एफ एक्स को डिफाइन किया 1/4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर ना। सर अगर हम इसको लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स एन इज इक्वल टू 1/4 प्लस एक्स एन माइनस वन माइनस एक्स एन माइनस वन का स्क्वायर। ठीक है। हम्म। हेलो सर। हाँ अब हाँ सर सुन। मान लेते हैं कि मेरा एक्सन है जो वो एल को कन्वर्ज कर रहा है। सर यहाँ से हो जाएगा एल इज इक्वल टू 1/4 प्लस एल माइनस एल स्क्वायर। तो यहाँ से सर एल एल कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 है और एल की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आई। +-1/2 आ गई। हाँ सर। अब सर हम देखते हैं कि जो सीक्वेंस के टर्म्स है वो कैसे आ रहे हैं, तब तो बता पाएंगे ना कि प्लस क्यों हो जा रहे हैं कि माइनस क्यों हो जा रहे हैं। अब सर जैसे हम x1 निकालने की कोशिश करेंगे, वो मेरा हो जाएगा एफ ऑफ एक्स नॉट ना। अब यहाँ पर और एक्स नॉट सर ए है, मतलब एफ ऑफ ए। जैसे सर यहाँ पर जो कंडीशन हमें गिवन है अलग अलग केस में कि a इज इक्वल टू 0 देन द सीक्वेंस एक्शन कन्वर्जेस टू 1/2। अगर सर हम a इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो सर वो हो जाएगा 1/4 प्लस 0 माइनस 0, तो 1/4 आ जाएगा। सर ऐसे जब हम x2 निकालेंगे तो वो एफ ऑफ x1 हो जाएगा ना। वहां से सर वो 1/2 माइनस 1/16 आएगा सर, मतलब उससे कम होता जा रहा है। और हम मुझे लगा सर मैं दो टर्म ही निकाली थी, वहां से लग रहा था कि ये 1/2 को जाएगा, तो इसलिए सर बोल दी थी कि पहला वाला सही है। और सर इसके टर्म्स निगेटिव नहीं आ रहे तो ये निगेटिव और नहीं जाएगा, इसलिए सेकेंड वाला गलत हो जाएगा। फर्स्ट फर्स्ट x0 क्या आया था? 1/2 ना? 1/4? वन नहीं सर, एक्स नॉट तो इन्होंने ए दिया है ना, तो x1 जो होगा वो एफ ऑफ एक्स नॉट हो जाएगा। तो हाँ, मत x1 हाँ। इजिकल्स टू f(x0) हो जाएगा ना। हाँ सर। 1/4 ऑफ। मतलब सर 1/4 प्लस ए माइनस ए स्क्वायर। एक्स नॉट इज इक्वल टू ए गिवन है ना। a माइनस b स्क्वायर। और सर पहले केस में बोले हैं कि ए 0 है, तो वहां से सर ये 1/4 हो जा रहा है। सर ऐसे सेकेंड में x2 निकालेंगे तो वो एफ ऑफ x1 हो जाएगा। तो सर वहां से x1 की वैल्यू मेरी क्या आई है 1/4, तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/16 हो जाएगा ये। ये किस वन में बाई आएगी? फोर प्लस में ही आ रही। हाँ सर वो भी प्लस में ही तो आएगा ना। हम्म। 16 दो 16 सर 7/16 आएगा वो x2 की वैल्यू। सर यहाँ से बोल रही थी कि ये 1/2 को कन्वर्ट करेगा, मतलब सर दो टर्म ही निकाली थी पॉसिबिलिटी सर, एल की +1/2 माइनस 1/2 थी। ठीक है, ये निगेटिव इंक्रीज टर्म। कर रही ना वैल्यू, इससे तो इंक्रीज हाँ कर सर रही है। वही। हाँ, तो 1/2 की तरफ जाएगी। ठीक है। सर ए को माइनस हाफ ले तो a को माइनस हाफ ले तो वो कंडीशन के हिसाब से ले गया सर, ऑप्शन के हिसाब। गिवन के हिसाब से लिया है ना। हम्म। यहाँ पहले गिवन में है तो ना। बोला ए इज इक्वल टू यहाँ 0 ना। a कह रहा है 0 लेना है तो 0 ले लिया। यहाँ भी a 0 कह रहा है, तो इन दोनों में तो एक ही सही होने वाला था ना। सर ए 1 2 4 तो ठीक है सर। सर थर्ड बताओ। सर फोर्थ हम बोल रहे हैं कि ए 0 देन द सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, तो सर ये तो गलत हो जाएगा। फोर तो गलत हो गया, थर्ड वाला। और सर थर्ड वाले है ना, मैं ऐसे इसको लेके देख रही थी कि सर 1 ले लेते हैं 1/2 ले लेते हैं सर, तो उस केस में ना ये 1/2 को ही कन्वर्ज कर रही थी, मैंने दो वैल्यू पे ही चेक किया था इसमें भी। सर इन जनरल कैसे करते वो नहीं समझ आ रहा था। 1 पे चेक किए थे और 1/2 पे चेक किए थे, तो ये कन्वर्जेंट आ रही थी 1/2 को। नहीं तो फॉर एवरी पूछ रहा है, एक नेगेटिव वैल्यू के लिए चेक करूँ। -1/4 पे। -1/4। हाँ, -1/4 पे चेक करो। ठीक है, a -1/4 रख के चेक करो उस पर क्या वैल्यू आ रही। अभी लोग देखो जरा।
सर पहला टर्म तो नेगेटिव आएगा -1/16, बट सेकेंड वाला टर्म पॉजिटिव आएगा 47/16। -1/। सर -1 बाई पहला टर्म तो 16। हाँ, और सर फिर सेकेंड टर्म हो जाएगा 47/16। 7/16। ये तो बहुत आगे चला गया, तुम गलत तो नहीं कर दिया? 47/16 का सर एक बार नेगेटिव पे फिर तो नेगेटिव आएगा। नहीं, ऐसा नहीं, निगेटिव नहीं भी आ सकता है, लेकिन वो एक पॉइंट की तरफ तो जाएगा। हो सकता है फिर आपको आगे के टर्म देखना पड़े, अगर ये कन्वर्जेंट इधर को बोल रहा करने का मेन प्रोसेसर शुरू होता है, पहले हमें कन्वर्जेंस दिखाना पड़ता है कि ये कन्वर्जेंस होगा भी कि नहीं, है। फिर हम एल पे लेते हैं ना शुरू शुरू में। शुरू में पहले देखते हैं, तो देखा तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही ना, एल की वैल्यू तो आ ही रही कैसे थी, सर? +-1/2 आ रही थी ना। सर ये एल कैसे रखते हैं, मतलब पहले इसको दिखाते हैं ना कि ये कन्वर्जेंट है, ऐसे फिर वो एल करते हैं रखते ना, हैं। मोनोटोनिक और बाउंडेड दिखाते हैं पहले। हाँ, मोनोटोनिक और बॉन्डेड मतलब सर दिखाते यही हैं। बात है कि क्योंकि इसमें ऑप्शन में ना नीचे नॉट कन्वर्ज वाला भी ऑप्शन रख रखा है, तो यहाँ पे हम कैसे श्योर हो जाएंगे कि ये कन्वर्ज ही है? तो मतलब अगर हम एल पहले रख रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट तो देंगे ना शुरू शुरू में सर हम। मोनोटोनिक दिखाना पड़ेगा। मोनोटोनिक तो क्योंकि सर दिखाना। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ रखे हैं जिसमें हम डायरेक्ट एल रखते हैं और लिमिट आ जाती है, लेकिन कन्वर्ज नहीं रहता है वो। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं नेट में। हाँ सर ऐसे आए हैं ना, न्यूमेरिकल में ही आए हैं। सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। इसमें सर हम लोग कर सकते थे, लेकिन ये नीचे दे रखा है ना कि इफ ए इज नॉट जीरो देन द सीक्वेंस एक्स एंड डज नॉट कन्वर्ज, यहाँ पे सर दिक्कत हो सकती है, मतलब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि चेक करना पड़ेगा फिर वो कन्वर्ज वास्तव में है कि नहीं, तब एल रखेंगे। नहीं, प्रोसेस में तो चेक करना होता है, इसकी मोनोटोनिसिटी चेक करते हैं, उसके बाद ही बात करते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, एग्जाम में कम समय होता है तो मेल रख के देख लेते हो तो ज्यादातर क्वेश्चन निकल जाते हैं। अब ये हाँ पार्ट ये सी सर का ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन है। करते हैं। हाँ, जब ये पार्ट सी का क्वेश्चन है तो देखना पड़ेगा, चौथे ऑप्शन को इग्नोर नहीं कर सकते हम। ये बिल्कुल सही बोली थी सर। ठीक है, तो इसको चेक कर लेना एक बार, इसका आंसर क्या गिवन है, और प्रोसेस यही है, फॉलो करना आपको। सीक्वेंस के टर्म्स देखने पड़ेंगे कहाँ को जा रहे हैं, इसके बाद पहले चेक कर लो कन्वर्जेंट है कि नहीं। ये भी बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, रियल से। दो सीक्वेंस दे रखी है आपको, AN एंड BN। नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन देखिए, सीक्वेंस नोट कर लीजिए। नोट कर लिए दोनों सीक्वेंस। ये है इसके ऑप्शंस।
नीलेश जी एक्सप्लेन कीजिए। एन जो गिवन है ना, फॉर्म ऑफ इंटीग्रल से कर सकते हैं इसको। मतलब एन प्लस एन से ना, सर इसको मतलब इस वाले समेशन लास्ट टर्म को एन प्लस एन लिख इक्वल दो। टू 1 टू, यस सर उससे भी कर। सर समेशन 1 अपॉन एन प्लस के, एन प्लस के। सर इसमें से एन को बाहर निकालेंगे तो 1/1 + k/n आएगा। 1 + k/n। यस सर, k/n को x मान लेंगे। इंटीग्रल में चेंज हो जाता है। यस सर, तो इसको जाएगा 0 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x dx। क्या हो गया, सर तो लॉग ये ऑफ। log 2 हो जाएगा सर ये। ठीक है, ये लॉग टू आ जाएगा, इसी को कन्वर्ट कर रहा है। अच्छा। ठीक है, तो an कन्वर्जेस टू log 2 एंड हैज द सेम कन्वर्जेंस एज दैट ऑफ b। bn का की लिमिट क्या है? सर तो 2 and 4 तो डिस्कार्ड हो गया। 2 क्या बोल रहा है? हाँ, 2 कह रहा है log 4 पर कन्वर्ज करेगा, गलत। कह रहा है an कन्वर्ज ही नहीं करेगा, ये भी गलत। ठीक है, लास्ट bn किधर को कन्वर्ज करेगा? 0 की तरफ, डायरेक्ट लिमिट लगाने पर, है ना। यस सर, सीक्वेंस है हाँ। तो सर तो थर्ड, इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस देखना पड़ेगा। रेट ऑफ सर रेट, कन्वर्जेंस चेक कर कैसे किया? सर मैंने फार्मूला देखा था हम्म कि मॉड ऑफ अल्फा n माइनस एल, अल्फा एन पर मल्टीप्लीकेशन। अगर सीक्वेंस अल्फा n को सीक्वेंस या एक्स एन भी ले सकते हो सर, माइनस एल जिस ओर कन्वर्ज कर रहा है वो, लेस देन आर इक्वल टू के मॉड ऑफ बीटा एन। सर सेकेंड वाला सीक्वेंस ओके, पावर आर। इसी के पावर आ। यस सर। सर ये के रेट ऑफ कन्वर्जेंस बताता है और आर ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस। सर हम तो ए एन माइनस लॉग 2 करेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे तो 1 आ रहा था सर, के की वैल्यू ओके, मतलब इसकी वैल्यू रख के फिर इसको सॉल्व लॉग करेंगे, हाँ? 2। यस सर। ठीक है, इसको कंप्लीट सॉल्व करके भेजिएगा जरा, हाँ? ओके सर। इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, ये अभी पूछना स्टार्ट किया है ना। तो चांसेस है कि ये पूछ दिया जाए आपसे दोबारा भी, तो इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। चलो, बहुत बढ़िया, मतलब इसका ओनली वन ऑप्शन इज करेक्ट है। यस सर, उसका भी 1 आ रहा है, उसका भी 1। ये कौची प्रॉब्लम हर बार पूछी जाती है, इस बार भी पूछी गई है। आप इसको सॉल्व कीजिए, इसके बाद देखते हैं ऑप्शन। कर लोगे? होमवर्क दे दें? ठीक है, इसको होमवर्क में कर लीजिए। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसको होमवर्क में करना है आपसे। इसको देखिए, एक आपको डोमेन दे रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये दो स्टेटमेंट देखिए, डोमेन आपको पता चल गया। यूनिट डिस्क है, ओपन यूनिट डिस्क। और कितने ऑप्शन? 3 स्टेटमेंट है ना, 3 स्टेटमेंट है, तीनों के बारे में ट्रू फॉल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके स्क्रीन के सामने है, आप तीनों स्टेटमेंट को जज कीजिए और बताइए कौन कौन सा ऑप्शन आपको ट्रू या फॉल्स लग रहा है।
उसके बाद ऑप्शन बाद में चेक कर लो। 3 ऑप्शन 3 मिनट। लास्ट 1 मिनट। गीता जी क्या लग रहा है? तो इसका सेकंड स्टेटमेंट तो फॉल्स होगा। सेकंड फॉल्स लग रहा है। क्योंकि कैसे? वो बाइजेक्टिव होलोमॉर्फिक फंक्शन की बात कर रहा है, जिसका इमेजिनरी पार्ट जो है वो पॉजिटिव हो जाए, यानी कि बाउंडेड बिलो हो जाएगा। इस वजह से सर वो कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। और यहाँ पर फिर जो कांस्टेंट फंक्शन होगा सर वो बाइजेक्टिव तो नहीं हो सकता। कह रहा ऐसा देयर कोई डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव holomorphic function from D to the set of all complex number whose image part is constant। हाँ सर, ये तो करेक्ट हो जाएगा। ये डज नॉट एग्जिस्ट बाइजेक्टिव। हाँ देयर डज नॉट एग्जिस्ट कह रहा है ना। हाँ सर, तो सही है। ए और सी के लिए सर हम नहीं पा रहे। ये को शायद कहाँ से सर ये, सोच सकते हैं? ऐसे मुझे लगता है कोई रिजल्ट पड़ा है मुझे हाँ दो स्टेटमेंट ए के फिक्स लिए। पॉइंट की बात कर रहा है ना। हम्म, फिक्स पॉइंट की बात कर रहा है ना कि yes, एफ एक होलोमॉर्फिक फंक्शन है, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है डी में सच दैट ये दो फिक्स पॉइंट है। तो देन एफ जेड इज इक्वल टू जेड फॉर ऑल जेड बिलोंग टू, तो कह रहा है कि पूरा का पूरा फंक्शन ही कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से। मतलब वो जेड ही देगा सभी चीज के, मतलब वो सारे उसके फंक्शन के सारे पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, फिक्स पॉइंट हो जाएंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन में कितने फिक्स पॉइंट हो सकते हैं? दो हो सकते हैं ना वहां हाँ पर।
हाइपरबोलिक के लिए दो होते हैं। तो दो हो सकते हैं, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा डिस्टिंक्ट फिक्स पर। नीलेश जी क्या लग रहा है? सर फर्स्ट में तो अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा है ना, अल्फा नॉट उसका इक्वल मतलब टू। नॉन कांस्टेंट होगा ये। नहीं, वो तो बस गिवन कंडीशन कह रहा है, दो दो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर फिक्स पॉइंट दे रहा है, बस इस कंडीशन से क्या आप कंक्लूड कर पाओगे कि वो बराबर है सभी के लिए? वो डिस्टिंक्ट के लिए तो बोल ही रहा। सर तो सर ऊपर कुछ नहीं दिया है क्या? ऊपर बस डोमेन दिया हुआ है, ओपन तो यूनिट दिखाना डिस्क। है। अच्छा ठीक है सर। ओपन यूनिट डिस्क से ओपन यूनिट डिस्क में ही है। लास्ट ऑप्शन के लिए गीता जी। आ, इसको इसको काउंटर ढूंढना पड़ेगा आपको, अगर ऐसा लग रहा है तो। नहीं तो ये तो सब ये फंक्शन तो सेटिस्फाई कर जाएगा। आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन के पास एक से ज्यादा फिक्स पॉइंट होते हैं। बाकी इसके अलावा बाइलिनियर फंक्शन के पास दो फिक्स पॉइंट होते हैं, और किसी एक केस में उसके पास एक यूनिक फिक्स पॉइंट होता है। ये बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चेक कीजिएगा इसका आंसर गिवन पे। तो जब इसके स्टेटमेंट पर आप जाओगे तभी ऑप्शन को कंक्लूड कर पाएंगे। इसको देखिए, इस क्वेश्चन को। पर इसके बाकी ऑप्शन दिखाइए। सॉरी।
गीता जी एक्सप्लेन कीजिए। सर क्वेश्चन में गिवन है हमको कि बी 3x5 ऑर्डर की मैट्रिक्स है विथ एंट्रीज फ्रॉम Q, और यहाँ पर जो उन्होंने गिवन है कि बी बिलोंग टू R⁵ बी इक्वल टू 0 इज अ 3 डायमेंशनल रियल वेक्टर स्पेस। तो यहाँ पर इन्होंने बी की नलिटी दी हुई है कि वो 3 है। ऑप्शन में पूछ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में V बिलोंग टू Q5 बी इक्वल टू 0 इज अ 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर Q। तो नल स्पेस हमारा वेक्टर स्पेस बना देता है, तो ये 3 डायमेंशनल वेक्टर स्पेस होगा ओवर Q की। जैसे सेकंड में कह रहा है कि द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन P Q3 से Q5 में गिवन बाय P इक्वल टू B ट्रांसपोज B इज इंजेक्टिव। सर यहाँ पर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की रैंक देखेंगे जो कि B ट्रांसपोज की रैंक के बराबर ही होगी, और जैसे कि B की रैंक हमारी 2 है तो B ट्रांसपोज की भी वही होगी। तो यहाँ से रैंक 2 है टी की, तो सर ये 1 1 तो नहीं होगा। और थर्ड ऑप्शन में कह रहा था कॉलम स्पान ऑफ बी इज 2 डायमेंशनल। तो सर यहाँ पर ये बी की रैंक की बात कर रहा है कॉलम स्पान, तो वो 2 है। बिल्कुल सही। सर यहाँ से थर्ड करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ के लिए और सर फोर्थ के लिए भी सेम सर, जैसे सेकंड इनकरेक्ट हो गया था कि बी ट्रांसपोज की जो रैंक है वो बी की इक्वली होती है, तो वहां से भी इंजेक्टिव नहीं होगा। इंजेक्टिव नहीं, 1 and 3 आर करेक्ट। सर इंजेक्टिव कैसे नहीं होगा? क्योंकि इंजेक्टिव होने के लिए इसकी रैंक 3 होनी चाहिए ना, बी ट्रांसपोज की नलिटी 0 होती है उस केस में। जो बी ट्रांसपोज हमारी बनेगी वो थ्री तो क्रॉस थ्री कितना ऑर्डर दिया? की 3 दिया बनेगी। है ना हाँ, बी ट्रांसपोज की रैंक क्या आ जाएगी? सर? वो सर तो 2 आएगी। सर इसका नलिटी 3 है तो रैंक देखना पहले। 2 आएगा। रैंक 2 आ जाएगा। हाँ, क्यू से एंट्री है मीमांसा जी, क्यू मतलब रेशनल से एंट्री है। यहाँ पर ओवर क्यू ही पूछा हुआ है ना उन्होंने, ओवर आर हाँ पूछते तो फिर हम हाँ, फिर नहीं पूछा बना भी पाते। ओवर क्यू, पूछा भी ओवर आ रही है, ठीक है। मतलब अगर यहाँ आर से है तो इतनी है, तो अगर यही चीज आपको एंट्रीज आपके वेक्टर की क्यू से मिल जाएंगी तो ठीक है, ओवर क्यू क्यू हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसका 1 and 3 तो सर इसके करें। नलिटी में कुछ ना कुछ आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, ठीक। स्टिमुलेटिव में चलेगा। सर 3 में क्या पूछ रहा है? कॉलम स्पान ऑफ बी। इस 2 डायमेंशनल, मतलब रैंक पूछ रहा है बी की। ठीक। बी की रैंक। ठीक। तो नल्टी 3 है तो 5 - 3 वो रैंक हो जाएगी ना। हम्म। ये भी कौची प्रॉब्लम है, कितनी कौची प्रॉब्लम पूछ रही है, मुझे लगा पार्ट बी में भी हमने डिस्कस की थी ना। हाँ सर, 3 क्वेश्चन आया था कौची प्रॉब्लम का। हाँ, मतलब ये 3 में 2 तो फिर भी कर ही लिए होंगे बच्चे। चलो कर लो, एक सॉल्व कर लो तो आइडिया लग जाएगा, दूसरा भी हो ही जाएगा। चलो एक के लिए टाइम दे देता हूँ, फर्स्ट वाला सॉल्व करके बता। अच्छा ये लेकिन आप लोगों को टाइम लगेगा, ये पार्शियल में दे रखा है ना, पार्शियल वाली नहीं सॉल्व की होगी कभी। ठीक है, तो इसको होमवर्क में करना, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज के दिन का। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था जबरदस्ती के क्वेश्चंस कराने हैं, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको एक बार इंसान जाके देखता है तो लगता है कि हाँ यार इसको कर सकता हूँ। लेकिन रियलिटी ये है कि एग्जाम हॉल में बैठकर इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन, हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, इन 50 में से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको देखने से लगते हैं कि हो जाते हैं लेकिन एग्जाम में होते नहीं है। और या फिर से जाके देखिएगा मेरी 5 पीडीएफ, ठीक है, कि मैंने क्वेश्चंस कैसे सिलेक्ट किए हुए हैं 50। इन 50 में से अगर आप 50% क्वेश्चन करके आते हो तो बड़े आराम से आप नेट क्वालिफाई कर लोगे। थोड़ा सा आपको पार्टे के करना है, लेकिन अगर इसमें से कुछ नहीं करो, आप 30 क्वेश्चन ही करके आओ,
ठीक है, 30 क्वेश्चन, तो भी बड़े आराम से एग्जाम क्वालिफाई करके आ सकते। ठीक है, अब इन 50 में से आप कौन से 20 क्वेश्चन छोड़ना चाहते हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन छोड़ने के लिए थोड़ी कोई एग्जाम अटेम्प्ट करता है। तो आप देखिए, क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, थोड़ा स्पीड पर फोकस कीजिए। स्पीड क्योंकि चाहिए होगी एग्जाम में, थोड़ा क्विक थिंकिंग करना पड़ेगा कि हाँ हमको कौन सा क्वेश्चन, वही देन एंड देयर डिसाइड करना पड़ेगा। शॉपिंग करने जाते हो तो कितना टाइम लेते हो, तुरंत डिसाइड कर लेते हो ना। टेस्ट लेंगे 10 के बाद ही लेंगे। ठीक है, तो फोकस कीजिए जितना है रिवीजन पर। हाँ, टाइम लेडीज को लगता है लेडीज को बहुत टाइम लगता है। तो वो अगर समय नहीं होगा ना कि 1 घंटे में करना है, तो 1 घंटे में भी कर दोगे आप। उस समय जल्दी जल्दी डिसीजन ले लोगे, पैसे होने चाहिए। तो यहाँ पर भी पैसे से खेल है ना, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, आपको एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो जब तक वो तेजी नहीं लाओगे तो आप एग्जाम कैसे क्वालिफाई कर जाओगे, धीमे लगाओगे तो नहीं होगा, है ना। चलिए, तो मेहनत करिए, खुद पर भरोसा रखिए, और बहुत अच्छा एग्जाम जाने वाला है सभी का। और विश यू ऑल द बेस्ट, और कल फिर मिलते हैं। और कल आखिरी पेपर के साथ जो हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब सितंबर सितंबर में नहीं, दिसंबर 2023 का पेपर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो कल मिलते हैं लेटेस्ट तरोताजा पेपर के साथ। तो उसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकता है एग्जाम में रिपीट भी हो, और ये वाले भी रिपीट हो सकते हैं। ये 2023 का पेपर ये भी था। ठीक है, तो जिसने सॉल्व नहीं किया, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, 50 के 50 ट्राई करे, नहीं होते तो छोड़ दो। तो आपको ये भी पता चलेगा इन 50 में से मैंने कौन से बिल्कुल नहीं करे, उस टॉपिक में मुझे थोड़ी पकड़ नहीं है, तो हाँ ये उसको अभी से प्रिपेयर कर लो, हाँ इस टॉपिक के क्वेश्चन मुझे छोड़ने हैं। एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए 30-35 क्वेश्चन ही करने होते हैं। 30 आप सब्जेक्ट कर लो, 5 पार्ट ऐसे कर लो, दैट इज इनफ। ठीक है, चलो कल मिलते हैं फिर। टेक केयर, बाय बाय।